यार आज का सेगमेंट शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि फुटबॉल बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। अब इसका नया नाम तुम कमबैक, हाँ कमबैक रख सकते हो। कमबैक इज द न्यू नेम ऑफ फुटबॉल भाई। हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय सैगी साइनिंग इन। और यार कल फुटबॉल में दो ऐसी भयानक लेवल की कमबैक्स देखने को मिली है। चाहे तुम लिवरपूल का न्यूकासल के ऊपर कमबैक की बात करो, चाहे तुम बार्सिलोना की बात करो जिन्होंने कमबैक करा है विलारियल के कमबैक के ऊपर। भाई मतलब नेक्स्ट लेवल की फुटबॉल चल रही है भाई। खैर अगर सबसे पहले हम लोग मैच की बात करें जो कि है बार्सिलोना और विलारियल के ऊपर, और देखो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि विलारियल को तुम कम नहीं आंक सकते हो। देखो पिछले सीजन भी मैंने ये चीज कही थी कि भैया जब रियल मैड्रिड विलारियल से हारी थी उनके होम पर, एक चीज तो कंफर्म थी कि भैया येलो मरीनर्स को किसी भी लेवल पर तुम कम नहीं आंक सकते हो। द थिंग इज विलारियल कल बार्सिलोना पर लगभग तुम कह सकते हो कि लगभग कमबैक कर गई थी भाई। अब बार्सिलोना के अंदर से अंतरात्मा अगर नहीं जागती कर और लेवेंडोस्की कल अगर अपने स्कोरिंग बूट्स वापस से उनके तरफ अगर नहीं देखता और नहीं पहनता तो एक चीज तो कंफर्म थी कि कल बार्सिलोना मैच निकल गई थी बार्सिलोना के हाथ से। भैया युआन फोयथ ने कल जो परफॉर्मेंस दिखाई है विलारियल की तरफ से, एक चीज तुम कह सकते हो कि विलारियल को कब नहीं आ सकते हो। अब ये फूटी किस्मत उनकी होती है कि ये चैंपियंस लीग नहीं खेल पाते हैं, बट द थिंग इज ये टीम तुम ला लीगा में एक अच्छा खासा लेवल रखती है। बट अगर वहीं कल बार्सिलोना की बात करो, देखो शुरू से बार्सिलोना टंच दिखाई दे रही थी भाई। बिकॉज द थिंग इज जब गावी का पहला गोल आया जो कि खुद में कह सकते हो कि अच्छा खासा गोल था, उसके बाद तुमने एक चीज तो देखी होगी कि बार्सिलोना थोड़ी सी कल बैकफुट पे नजर आ रही थी। बिकॉज द थिंग इज पहला गोल लेने के बाद से चांसेस तो उन्होंने भयानक क्रिएट करे। देखो बार्सिलोना की कहानी कभी भी चांसेस ना क्रिएशन करने की रही ही नहीं है। देखो बार्सिलोना हमेशा चांसेस क्रिएट करती है, बस चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि लेवेंडोस्की का मैं एक चीज बोलूंगा ना कि भैया लेवेंडोस्की परफॉर्मेंस पिछले इस साल मार्च से मैं कह सकता हूं कि हर महीने एक अलग लेवल पे डिटेरियोरेट हो रही है और हर महीने बीतते के साथ और ज्यादा कम होती चली जा रही है। मतलब एक तो चीज उसमें दिखेगी कि भैया कॉन्फिडेंस की बहुत तगड़ी कमी है लेवेंडोस्की में, और जब तक वो कॉन्फिडेंस वो वापस लेकर नहीं आएगा लेवेंडोस्की स्कोर नहीं कर पाएगा। एंड कल क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी था बार्सिलोना के लिए उस मैच को स्कोर करना, लेवेंडोस्की ने स्टेप अप करा भाई। बट स्टिल कहानी अगर वहीं अटक जाती है कि जब तक लेवेंडोस्की स्कोर नहीं करेगा बार्सिलोना के लिए, बार्सिलोना मझधार में फंसी ही रहेगी। चाहे कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस किसी के भी तरफ से, कल फ्रैंकी डियोंग की कल अच्छी परफॉर्मेंस आई, कल फरान टोरेस की अच्छी परफॉर्मेंस आई, कल भाई लामिने यामाल, यार लामिने यामाल के लिए मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि तुम्हें एक तगड़ा हीरा हाथ लगा है भाई। और ये अब शावी के ऊपर है कि वो इस हीरे को कैसे तराशता है। बहुत नेक्स्ट लेवल कल परफॉर्मेंस दी है कल लामिने यामाल ने। लेकिन द थिंग इज ये सब चीजें तब तक मैटर नहीं करेंगी जब तक लेवेंडोस्की उन सारी चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर देता है। अब ये सीधा सीधा सुई तुम्हारी लेवेंडोस्की पर ही आकर अटकेगी कि बार्सिलोना तब तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकती है जब तक लेवेंडोस्की अपने स्कोरिंग बूट्स वापस से नहीं पहनता है। अब बार्सिलोना ने कल कमबैक तो कर लिया विलारियल के ऊपर, बट ये कमबैक को कितना ज्यादा सस्टेन कर पाएगी बार्सिलोना इन द एब्सेंस ऑफ लेवेंडोस्की की फॉर्म, ये चीज देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। खैर इसी ज्यादा बनाता है हमने सेकंड मैच के ऊपर जो कि हुई बायर्न और ऑक्सबर्ग के बीच में, और बायर्न ने क्या धो डाला भाई ऑक्सबर्ग को। और देखो मेरे लिए जो सबसे ज्यादा रेलेवेंसी रख रही थी इस मैच से वो थी हैरी केन की गोल भाई। क्योंकि देखो द ओनली थिंग जो बायर्न को अभी पीछे धकेल रही थी पिछले सीजन वो थी एक परफेक्ट 9 नंबर का ना होना, और चौपो-मोटिंग पे एक और सीजन भरोसा आप नहीं कर सकते थे जो ट्रांजिशन फेज में बायर्न चली गई थी उसके लिए। तो एक चीज तो कंफर्म थी कि बायर्न के लिए हैरी केन का परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, कंसीडरिंग द फैक्ट कितना ज्यादा पैसा आपने फेंक कर हैरी केन को लाया और कितना ज्यादा आपने रिस्क लिया हैरी केन को साइन करके। तो एक तो चीज कंफर्म थी कि जब तक हैरी केन का गोल नहीं आता है बायर्न लटकी रहेगी भाई मझधार में। लेकिन 2 मैच में 3 गोल स्कोर करे, अभी तक हैरी केन की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी खासी चल रही है। लग रहा है कि भैया अपना भैया फॉर्म में है, हैरी केन बंदा फॉर्म में है अभी, और टूकल अच्छे से यूज कर सकता है। बट अगेन टूकल के ऊपर थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन उठ जाते हैं कि भैया आपने अभी तक मिडफील्ड अपनी सेटल नहीं करी है।
मेरे हिसाब से जोशुआ किमिक की जो रोल है वो बहुत ज्यादा ही वो बंद कर रहा है। जोशुआ किमिक एक ऐसा लेवल का प्लेयर है जिसको खुलापन पसंद है, उसको वो एरिया डोमिनेट करना पसंद है, उसको ओपन एरिया चाहिए होता है रन लगाने के लिए, वो पॉकेट में प्रेजेंस अच्छा दिखा सकता है। बट जिस तरीके से टूकल यूज कर रहा है जोशुआ किमिक को, वो बंद कर रहा जा रहा है, कॉम्पैक्ट हो जा रहा है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा है फ्रीली। ऐसे में जोशुआ किमिक की जो गेम है वो 100% नहीं निकल कर आ रही है। और अगर वहीं तुम बात करो सर्ज ग्नाब्री की, तो सर्ज ग्नाब्री मुझे लगता है कि विंग पर एक अच्छा खासा प्रेजेंस दे सकता है, बट क्योंकि वो एज ए 10 नंबर खेल रहा है, और 10 नंबर भी नहीं, मतलब तुम कह सकते हो प्रॉपर शैडो स्ट्राइकर के रूप में खेल रहा है, तो सर्ज ग्नाब्री की जो गेम है वो कंप्लीट 100% निकल कर नहीं आ रही है। और ये दो तीन चीजें अभी टुकल को अपने मिडफील्ड में सुधारने बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर उससे भी बड़ा मुद्दा का बात करो तो भैया एक गोलकीपर चाहिए टुकल को, क्योंकि भैया ऑशविट्ज तो नहीं संभाल रहा, और एक चीज तो कंफर्म है कि ऑशविट्ज नहीं संभाल पाएगा। तो ऐसे में बायर्न को एक अच्छा गोलकीपर साइन करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ये सीजन एटलीस्ट वो सस्टेन करना चाहते हैं तो। इनकी अटैक अच्छी है बट डिफेंस में थोड़ा सा ये कम रह जा रहे हैं, और भाई उपामेकानो को चेंज करो जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो वो डुबा देगा भाई बायर्न को। खैर हैरी केन के इस ब्रेस पर तुम्हारा क्या मानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यार इसी साथ अपन आते हैं अपने तीसरे मैच पर, जो कि हुई मैन सिटी और शेफील्ड यूनाइटेड के बीच में। और एक चीज तो मैं कहूंगा कि भैया शेफील्ड यूनाइटेड एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है इस सीजन, बिकॉज द थिंग इज शेफील्ड यूनाइटेड के कल मैन सिटी के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस करी है, द थिंग इज अभी भी मैन सिटी दो बंदे गुंडोगन और केविन डे ब्रुयन के जाने के गम में बहुत तगड़ी तरीके से फंसी हुई है। देखो द थिंग इज इनकी मिडफील्ड अभी भी कोई डोमिनेट करने वाला कोई बंदा नहीं बचा है। मैन सिटी की जो प्रॉपर गेम होती है, या फिर तुम कह सकते हो पेप गार्डियोला की जो प्रॉपर गेम होती है, वो मिडफील्ड से ही होती है, बिकॉज मिडफील्ड में उसे स्पेस क्रिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ऐसे में केविन डे ब्रुयन का उस स्पेस क्रिएशन में बहुत तगड़ा रोल आ जाता था, और गुंडोगन का बहुत तगड़ा रोल आता था उस पिवट रोल को प्ले करने में। बट दोनों का ही प्रेजेंस ना होने पर प्रेशर दो बंदों पर पेप गार्डियोला निकाल देता है, वो है ग्वार्डियोल और दूसरा कोवाचिच। दोनों ही बंदे मिडफील्ड में स्पेस क्रिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द थिंग इज जो फुलबैक्स, इन्वर्टेड फुलबैक्स खिलाने की जो स्ट्रेटेजी है पेप गार्डियोला की, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर जाती है। बट स्टिल मैन सिटी को एक ऐसा बंदा मिडफील्ड में चाहिए जो उस थ्रेड्स को पहचान ले बहुत जल्दी ही, और एक अच्छी खासी लॉन्ग पास या शॉर्ट पास क्रिएशन कर सके, जिसमें केविन डे ब्रुयन मास्टर लेवल है। और कल द थिंग इज कल हालैंड की स्कोर आई तो, बट स्टिल उनकी जो मिडफील्ड की कहानी है मैन सिटी की, वो अभी भी दबी हुई है। एंड मैन सिटी को या पेप गार्डियोला को इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। और केविन डे ब्रुयन की रिप्लेसमेंट अभी तो नहीं है मैन सिटी के पास, बट मुझे इतना यकीन है कि भैया कुछ समय रुको और ये केविन डे ब्रुयन की भी जरूरत हटा देगा ये मैन सिटी से, इतना तो कंफर्म है भाई। खैर मैन सिटी कल 2-1 से शेफील्ड यूनाइटेड से जीत गई, बट शेफील्ड यूनाइटेड इतना तो कंफर्म है कि वो कमबैक कर सकती थी कल। अगर थोड़ा सा और वो अग्रेसिव जाने का सोचते तो शेफील्ड यूनाइटेड के पास पूरा चांस था कल मैन सिटी पर कमबैक करने का। खैर एक तगड़ी अच्छी खासी मैच थी कल मैन सिटी और शेफील्ड यूनाइटेड के बीच में, और इस मैच में तुम्हारा क्या मानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। खैर इसी के साथ अपन आते हैं अपने फोर्थ मैच पर, जो कि हुई लिवरपूल और न्यूकासल यूनाइटेड के बीच में। और भाई क्या नेक्स्ट लेवल कमबैक थी यार लिवरपूल की। मतलब अगर कोई माला है ना तुम्हारी, तुम डार्विन न्यूनियस को पहना दो भाई, और इसका पुतला बनवा दो अपनी एनफील्ड के बाहर, बिकॉज द थिंग इज जो उसने मेंटालिटी दिखाई है। देखो यार एक चीज तो कंफर्म है कि लिवरपूल पहले हाफ में 45 मिनट तक बहुत ही रद्दड़ खेल रही थी। मतलब इससे ज्यादा रद्दी मैंने लिवरपूल को, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट बार कब देखा था भाई। मतलब न्यूकासल यूनाइटेड के पास, और सैंड्रो टोनाली मैं स्पेसिफिकली डिनोट करूंगा भाई, उसने जो लिवरपूल की मिडफील्ड को डोमिनेट करा है, लिटरल बुली करा है भाई उसने। मतलब और गाकपो को तो बिल्कुल ही खा गया, मतलब उसको ब्रेड के बीच में दबा के सैंडविच बना के उसको खा गया भाई गाकपो को कल। सैंड्रो टोनाली की इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस आई। और न्यूकासल यूनाइटेड के लिए एक चीज तो मैं कहूंगा कि भाई सैंड्रो टोनाली एक नेक्स्ट लेवल का इन्वेस्टमेंट है। खैर कल लिवरपूल की बात करें, सेकंड हाफ में उन्होंने एक तगड़ी परफॉर्मेंस दी। डार्विन न्यूनियस ने आखिरकार जो अपनी एबिलिटी थी उस पर खेलना शुरू करा। और पता है मेरे लिए सबसे शॉकिंग बात क्या थी, वैन डाइक का वो रेड कार्ड। मेरे हिसाब से वो रेड कार्ड नहीं होना चाहिए था, बट अगेन जो नए रूल्स आए हैं वो थोड़ी बहुत सेंस मुझे बना भी नहीं रहा है। द थिंग इज वैन डाइक को 2016 के बाद पहला रेड
कार्ड मिला है। तुम सोच सकते हो कितनी लंबी स्ट्रीक थी। तो ऐसे में अब मुझे नहीं पता कि वो रेड कार्ड थी या नहीं, तुम क्या मानते हो इस चीज पर, तुम्हारी क्या फिलॉसफी है, कमेंट सेक्शन में बता देना। बट लिवरपूल की एक अच्छी खासी सेकेंड टर्म में एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस आई, बट स्टिल यर्गन क्लॉप भाई मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से यर्गन क्लॉप बहुत ज्यादा ही कर चुका है लिवरपूल के लिए। लिवरपूल की जो डाउनग्रेड परफॉर्मेंस आ रही है और सिर्फ इसका तुम दोष दे सकते हो जो इनकी ओनरशिप है उसी को ही। अब यर्गन क्लॉप मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा अब यर्गन क्लॉप इसमें कुछ कर सकता है, एंड मेरे हिसाब से बहुत जल्दी ही यर्गन क्लॉप भी छोड़कर जाएगा लिवरपूल को। खैर छोड़कर जाता है या नहीं ये चीज देखने वाली इंटरेस्टिंग बात होगी। अब ये कब होता है, ये अगले सीजन होता है कि उसके अगले सीजन होता है, ये भी देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। खैर ये तो हो गई मैचेस के बाद। अब थोड़ी सी फास्टैग न्यूज पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले फास्टैग न्यूज की बात करें तो कल चैंपियंस लीग की पॉट्स अनाउंस हो चुकी है, एंड पॉट 1 में जहां तुम्हें बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख देखने को मिलेगी, वहीं पॉट 2 में मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड देखने को मिलेगी। तो एक चीज तो कंफर्म है कि भैया अपना मैच या तो मैन सिटी से हो सकता है या तो बायर्न से हो सकता है, और अगर हमारी किस्मत बहुत अच्छी रहेगी तो हमें एक एल क्लासिको भी देखने को मिल सकता है नेक्स्ट लेवल का। और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड से मैच की बात करो तो मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड से अगर इन केस अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो रियल मैड्रिड मैनचेस्टर यूनाइटेड से हो सकता है राउंड ऑफ 16 में या फिर सेमीफाइनल्स में भी भिड़ सकती है। अब मुझे नहीं पता क्या होगा, बट ये कुछ कहानी है। अब 2 दिन में ग्रुप्स अनाउंस होनी है तो उसको भी अपन कवर करेंगे। खैर अगर सेकंड फास्टैग न्यूज की बात करें तो वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अभी मार्क कुकुरेया पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। बिकॉज द थिंग इज तुम्हें पता है कि लेफ्ट बैक पर हमें कितनी ज्यादा जरूरत है। मैनचेस्टर यूनाइटेड हो सकता है ल्यूक शॉ पर बहुत ज्यादा भरोसा ना दिखाए, बट मेरे हिसाब से ल्यूक शॉ एक अच्छा खासा बंदा है उस बैक लेफ्ट बैक पर, और एक इन्वर्टेड फुल बैक की तरह भी खेल सकता है ल्यूक शॉ। बट द थिंग इज स्टिल कासिमीरो को जो लेवल की परफॉर्मेंस, जो लेवल की जो हेल्प है वो चाहिए, वो अभी भी कोई नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे में मार्क कुकुरेया एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। अब मुझे नहीं पता ये सही इन्वेस्टमेंट है या नहीं, बट मुझे थोड़ा सा दाल में कुछ काला लग रहा है मार्क कुकुरेया को लेकर। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड ने चेल्सी से बात करी एक लोन डील के लिए, पोटेंशियल लोन डील के लिए, एंड चेल्सी मान गई है। बट स्टिल उन्होंने टेबल पर अपने कुछ रूल्स डाले हैं कि आप अगर फ्यूचर में खरीदना चाहो तो खरीद लेना। बस मैनचेस्टर यूनाइटेड अब क्या करती है इस चीज पर मुझे नहीं पता, बट मार्क कुकुरेया हो सकता है इस सीजन तुम्हें एज ए लेफ्ट बैक खेलता हुआ दिखे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, एंड इसके चांसेस ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो कि 80 to 90% हो चुके हैं आप कंफर्म। खैर इससे ज्यादा तीसरा फास्टैग न्यूज की बात करें तो वो है मैनचेस्टर सिटी की तरफ से, और मैनचेस्टर सिटी ने फाइनली एक लास्ट बेट डाली है मैथायस नूनियस के लिए वुल्व्स के टेबल पर। बिकॉज द थिंग इज मैथायस नूनियस को अभी पेप गार्डियोला साइन करना चाहता है अपनी मिडफील्ड में, एंड रीजन भी समझ में आता है कि बिकॉज मैंने तुम्हें बताया कि केविन डे ब्रुइन की कमी कितनी ज्यादा खल रही है इन्हें। द थिंग इज मैथायस नूनियस पर बिड मारा गया है अब लास्टली मैन सिटी की तरफ से, और वो टोटल 60 मिलियन की बिड है, 55 मिलियन प्लस 5 मिलियन की एड ऑन है। तो ऐसे में मैन सिटी ने टोटल बिड 60 मिलियन की मैथायस नूनियस की देने को तैयार करी है। बट द थिंग इज क्या मैथायस नूनियस को वुल्व्स बेचना चाहेगी? ये मेरा पहले भी क्वेश्चन था, ये मेरा अभी भी क्वेश्चन है। बिकॉज अभी भी तुम कह सकते हो कि वुल्व्स बहुत ज्यादा ऑन एज नजर आ रही है मैथायस नूनियस को बेचने के लिए टू मैन सिटी। खैर दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप ये वीडियो तुम्हें अच्छे लगे हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स अ बॉय साइनिंग आउट।